न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी सुर्खियों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से, जहां पर आज एक दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा और इस दौरान वो दोपहर 2 बजे के करीब सोमनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आज की रहेगी और इस पर भी विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक बुलाई है। अपने सभी जो अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है और आज पार्टी लेवल पे हाई मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है। पार्टी की जो रणनीतियां हैं उस पर भी चर्चा होना संभव माना जा रहा है। बिल्कुल, अब बात होगी जम्मू कश्मीर को लेकर। कल 3 मार्च है और कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर का नया बजट भी पेश होगा। बाकी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी बजट होगा। इसको लेकर पहले से ही हंगामेदार बजट सत्र होने की उम्मीद है। कई नए बिल्स, कई नए विधेयक पेश होने की उम्मीद भी इस बार जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है, चमोली में बड़ा हिमस्खलन हुआ था जिसमें 55 मजदूर फंसे हुए थे। 50 को बाहर निकाला गया है। 50 में से 4 की मृत्यु हुई है और उसके बाद अभी भी 5 लोग ऐसे वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना बाकी है और जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो बिल्कुल, अब हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से ही जारी है और लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, जहां पर हमने आपको अहम सुर्खियों से वाकिफ करवाया। अब बात करेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है और दोपहर 2 बजे वो सोमनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी और कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण भी किया जाएगा। कई करोड़ों की परियोजनाओं का इंतजार गुजरात वासियों को। बिल्कुल, ये 3 दिवसीय दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरे पर हैं और दोपहर 2 बजे सोमनाथ मंदिर में वो जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करने वाले हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये गृह माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात से आते हैं। गुजरात के मॉडल को उन्होंने देश में रखा हुआ है और उसी आधार पर उन्हें पीएम बनने का रास्ता भी एक तय हुआ था। गुजरात में लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में उनका गुजरात के साथ जो नाता है वो पुराना नाता है, मजबूत नाता है। इस लिहाजे से भी ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब भी गुजरात जाते हैं वहां पर गुजरात वासियों को कोई ना कोई बड़ा उपहार या बड़ा तोहफा दे देते हैं और कई विकास परियोजनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलता है। बाकी अन्य विकास कार्य जो गुजरात में अभी तक हुए हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए और आने वाले समय में इसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर गुजरात को लेकर हमेशा पीएम मोदी की नज़रें बनी रहती हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये बेहद खास है। इसके अलावा गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी कई जगहों पर जाने वाले हैं और इन परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो अपना पॉलिटिकल ग्राउंड रहता है, क्योंकि पीएम मोदी जब भी अपने आधिकारिक दौरे पर किसी भी राज्य में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं और प्रदेश इकाई से भी मुलाकात करते हैं। उन्हें भी गुरुमंत्र दिया जाता है कि आखिर कैसे सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी निभानी है, चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहना है, किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी के भीतर कोई भी जो दिक्कत है वो ना हो, उसको लेकर हमेशा पीएम मोदी की गुरुमंत्र अपनी पार्टी को होते रहते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि काफी अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुद उनका नेटिव टाउन, उनका होम टाउन गुजरात है, जिसके चलते कि सभी पूरे भारतवर्ष की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर रहती हैं। और अभी की बात की जाए तो आज जो मंदिर में दर्शन करेंगे, शाम 4 बजे सासनगीर पहुंचेंगे और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और बैठक में तमाम बड़ी बातों पर चर्चाएं की जाएगी, आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी। लेकिन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे देखने को मिलते हैं और अब लगातार दौरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और अब वो गुजरात पहुंचेंगे। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है वो आपको बताएंगे। दोपहर 2:15 पे वो सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इसके साथ ही सोमनाथ महादेव के दर्शन भी करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। दर्शन पूजन होगा और
पूजा अर्चना भी वहां पर मंदिर में रहने वाली है। तो बिल्कुल सोमनाथ में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से मंदिर में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और इसके पश्चात शाम 4 बजे के आसपास सासणगीर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है और जब सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे तो उसके तुरंत बाद वो सासणगीर भी पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये तमाम बातें हमने सामने रखी, जहां पर गुजरात दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है वो आपको बताएं। महिपाल सिंह गुजरात से हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महिपाल, पीएम मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पीएम मोदी का पुराना नाता है गुजरात के साथ, मुख्यमंत्री रह चुके हैं काफ़ी देर तक और गुजरात के विकास मॉडल को न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी प्रदर्शित किया गया है। एक अलग अनोखे तरीके का विकास मॉडल जो है वो गुजरात को बताया गया है। ऐसे में जब से पीएम बने हैं तब से नियमित दौरे प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में होते हैं और ये दौरा बाकी के मुकाबले बहुत अलग होता है। आज का जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण और क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं? जिस तरीके से शीतल बात करें यहाँ गुजरात की, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पहले मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर गुजरात को पूरे देश में विदेश में विकास मॉडल के तौर पे रखा गया है और विकास पटल दौरा। इस बार का जो दौरा है जामनगर से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जामनगर में यहाँ पे 3000 एकड़ में सबसे बड़ा रिलायंस का जो वनतारा है वो यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे रेस्क्यू एनिमल का रेस्क्यू और यहाँ पे सेंचुरी जैसा बनाया गया है। तो वहाँ पे उनकी 4 घंटे जैसे मुलाकात यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ में सोमनाथ वो जाएंगे, सोमनाथ ट्रस्ट में वहाँ पे दर्शन करेंगे, 4 घंटे वहाँ बिताएंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट की जो वहाँ बैठक करेंगे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम जैसा बनाया जाएगा, जैसे कि जो प्रयागराज में था वैसे ही यहाँ पे बनाया जाएगा, उस पर पूरी चर्चा होगी। और उसके बाद में जिस तरीके से सासणगीर में जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स रखे जाएंगे उसके लिए वो आज 4 बजे से वहां पे जाने वाला है। तो कहीं न कहीं इन्होंने सौराष्ट्र का दौरा किया है। सबसे पहले तो सौराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा था अभी, क्योंकि जो विरोध के सुर भाजपा की अंदर पार्टी में एक दूसरे के प्रति था, तो यहाँ सौराष्ट्र से शुरू हुआ था और उसका खामियाजा जो था कि जो स्थानीय निकाय चुनाव था उसमें पार्टी ने देखा है। तो कहीं न कहीं उनकी नाराजगी दूर करना, सब लोगों से बात करना और पार्टी के साथ साथ देश के लिए किस तरीके से काम करे, ये सारे का सारा टारगेट रहेगा और सौराष्ट्र को सबसे ज्यादा दिया जाए। वैसे पूरी की पूरी महिपाल, ये 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा। आज, कल और परसों 3 दिन के लिए पीएम मोदी अपने नेटिव टाउन गुजरात में पहुंचेंगे। आज वो मंदिर पहुंचेंगे, कल और परसों का क्या कुछ स्केड्यूल है उनका? और ये भी बताया जा रहा है कि किसानों के हित की भी बात होगी और वन को संरक्षित करने के लिए भी तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बात करें शिवमत की, यहाँ पे जो सासणगीर में है तो एक इको जोन यहाँ पे रखा गया है। उसमें जिस तरीके से जो लागू किए गए थे प्लान, उससे यहाँ के स्थानीय लोग थे बहुत ही नाराज चल रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर यहाँ से ये जोन हटाया नहीं गया तो वो लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और आमरण आंदोलन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ के जो वन है पूरा का पूरा, उसको रिजर्व किया जाए और लोगों की नाराजगी दूर हो सके, उसके लिए वन विभाग के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है और यहाँ पे सरकार है, उन तक से उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ में ये बात करने के बाद में उसको कैसे लागू किया जाए वो पूरी की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। महिपाल जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। जब पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो उनके 2 रोल होते हैं, एक पीएम और एक नरेंद्र मोदी के नाते भी जाते हैं और दोनों कार्यशैलियों को उन्हें सफलता भी हाथ लगती है। तो क्या ये दोनों अलग अलग दृष्टि होगी इन दौरे के दौरान में? बिल्कुल, यहाँ पे शीतल जिस तरीके से बात जो होती है दोनों छवि की, कि एक अपने नरेंद्र मोदी की पर्सनल छवि की जिसको लोग चाहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे लोगों ने बहुत ही यहाँ पे चाहा था। उसके बाद में जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो लोग उनको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं और क्या वो घोषणा करेंगे वो भी देखने को लालायित रहता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे आए तो कहीं न कहीं ये सारी जो यानी मांगे जो है प्रधानमंत्री सुने और उसको यहाँ पे पटल पे रख के उनके मुद्दे जो है सुलझाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये पूरी की पूरी उत्साह रहती है, चाहना भी रहती है उनके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। महिपाल ब्यूरो चीफ गुजरात से हमारे साथ बने हुए थे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने दी है। पीएम मोदी का यह दौरा खास इसलिए है क्योंकि उनका घर है, मुख्यमंत्री भी काफी देर तक वहां पर रह चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब बात आईएमएफ की करते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर बताई है, बड़ी खबर बताई है। और आईएमएफ ने कहा है कि भाई दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी भारत बनने वाला है। 2026 वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बनेगी। आईएमएफ ने कहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है और ये अगले वर्ष में बढ़ने की संभावना है। हालांकि जब बजट के पहले जब वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का साझा किया था, एक इकोनॉमिक सर्वे साझा किया था, तो सर्वे में बताया गया था कि भारत अभी अच्छी स्थिति में है, 6.2 के आसपास की इकोनॉमी है, लेकिन इसको बढ़ने की उम्मीदें जो है वो अगले वित्तीय वर्ष में बताई गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है वो बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि आईएमएफ ने साफ तौर से कह दिया कि भारत पर भरोसा है और भरोसा जताते हुए कहा है कि दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी भारत बन रही है। देखिए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पहला कार्यकाल था तब भी लगातार इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। अब 2026 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी भारतवर्ष बन चुका है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इन कुछ 4 से 5 सालों के बाद इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है। ये तमाम बातें आईएमएफ कह रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़े लेवल पर ये बड़ी बात आईएमएफ की तरफ से कही गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट सामने आई है, भारत की जीडीपी 6.5% रह सकती है अगले वित्तीय वर्ष में। 2025 और 26 में 24 और 25 का आपके सामने है 6.2। 24 और 25 का जो स्थिति थी वो बताई गई थी आईएमएफ की तरफ से। उसमें भारत में भी जो सर्वे हुआ था उसको लेकर भी ये बताया गया था। लेकिन बड़ी बात है, जो वर्तमान सरकार की दूरदृष्टि है, वर्तमान सरकार की उनका जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया है, जो प्रण लिया गया है, उसकी तरफ भारत अग्रसर है। और ये खुद आईएमएफ ने माना है अपनी रिपोर्ट के जरिए। सुधार की क्या जरूरत है आईएमएफ के मुताबिक, वो आपको बताएंगे। मजबूत निजी निवेश करना होगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी करना होगा। निजी निवेश पर ध्यान देना होगा और विदेशी निवेश पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, स्थिर नीतिगत ढांचे व्यापार करने में आसानी हो पाएगी अगर तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ टैरिफ नॉन टैरिफ कटौती से माध्यम से व्यापार करना होगा। टैरिफ और नॉन टैरिफ कटौती के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना होगा, इसमें मजबूती लानी होगी। 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत लगातार एक कदम जो है वो लगातार बढ़ा रहा है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए बिल्कुल तैयार। तमाम आईएमएफ द्वारा ये बातें कही गई हैं। देखिए, एफडीआई को बढ़ावा देना होगा, रफ्तार को बरकरार रखना होगा। अगर आप इन चीजों को बरकरार रखते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी रहती है, तो जाहिर सी बात है भारत अगले वित्तीय वर्ष में मजबूत इकोनॉमी के तौर पर सामने आ सकता है। बिल्कुल, वैश्विक अनिश्चितताओं के अंदर जो आर्थिक ग्रोथ है वो भी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, देखिए वैश्विक अनिश्चितताएं जो होती हैं, यानी जो ग्लोबल लेवल पर, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो या बाकी अन्य चीजें हो, किसी देश की रुकावट हो या कोई देश चाहता है कि भारत आगे ना बढ़े, उसके बावजूद भी आपको अपनी रफ्तार को सीधे रखना पड़ेगा। अपनी आर्थिक नीति, अपनी कूटनीतिक जो रिश्ते हैं, अपने जो सुधार हैं, जो संबंध हैं बाकी देशों के साथ, उनको मजबूत करने की जरूरत रहेगी और नियमित रूप से अपने भारत देश को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाना होगा, इस रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। और अगर ये तमाम जो कंडीशंस आईएमएफ की तरफ से सामने रखे गए हैं, तमाम जो सुधार की बातें सामने रखी गई हैं, आईएमएफ ने ये खुद माना है कि अगर ये सब कंडीशंस बराबर रहती हैं तो जाहिर सी बात है भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और 6.2 से 6.5, 6.6 की तरफ भारत जा सकता है। 2026 का वर्ष भारत के वित्तीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 2026 में जब फिर से सर्वेक्षण होगा, जब फिर से सर्वे होगा, तो उस समय यह साफ होगा कि 2025 में भारत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ग्रोथ की है, कितनी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो लगातार इसी ओर अग्रसर है और 2047 में एक विकसित भारत का संकल्प जो लिया गया है उसको पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो बिल्कुल इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की
अध्यक्षा मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई है और अध्यक्ष मायावती ने आज कई लोगों के साथ ये बैठक करने जा रही है। तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई। आपको ये भी बता दें कि पिछले चंद महीनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तीसरी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देश में सबसे अनुशासित पार्टियों में से एक बीएसपी मानी जाती है और मायावती के जो रूल्स, जो नियम अपनी पार्टी को लेकर बने हुए हैं, उनके विपरीत अगर कोई भी कदम रखता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, या तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है या कोई ना कोई सजा उस कार्यकर्ता को मिलती है, या कोई भी बड़ा नेता हो। यहाँ तक कि अपने ही जो भांजा है, जो भतीजा है, उस पर भी कार्रवाई की थी मायावती ने कुछ दिन पहले, क्योंकि वो भी पार्टी के खिलाफ या फिर एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल हुए थे। उसको लेकर उन्होंने कदम उठाया था और फिलहाल ये पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अनुशासन इतना बढ़िया है कि बिना मायावती के इस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो यहाँ तक कि मीडिया के सामने आके भी अपनी बात नहीं रख सकता, अपनी पार्टी को लेकर कोई भी बात सामने नहीं रख सकता जब तक ना उस पर मायावती की मोहर लगे। कुछ दिन से, कुछ साल से मायावती जरूर अपनी सक्रिय पॉलिटिक्स से, अपनी जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे दूर रही हो। उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, वो मायावती और मायावती की पूरी पार्टी जानती है। भले ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए हों, उस समय मायावती का वो प्रभाव जमीन पर देखने को नहीं मिला, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव नजर आ रही हैं। गौरव पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। गौरव, मायावती की आज बैठक वो खुद अध्यक्षता करेंगी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक रहेगी। किस मुद्दे को लेकर ये बैठक है, क्या मुद्दे इसमें होंगे और किन चीजों पर विचार विमर्श किया जाए? गौरव है वो जब बैठक करती हैं तो उनके आपसी लोगों को, उनके करीबी लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं पता होता है कि वो आखिरकार इस बैठक में क्या फैसला ले सकती हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था, आकाश आनंद अपने भतीजे को और उसके ससुर जो हैं अशोक सिद्धार्थ, उन दोनों को पार्टी से ही हटा दिया था। उसके बाद फिर बाद में निष्कासन का फैसला वापस लिया। इन तमाम चीजों को लेकर के मायावती कब अपना कौन सा फैसला ले लें, कौन सी बैठक में क्या कह दें, इस बात का किसी को इल्म नहीं होता। हाँ, लेकिन मायावती की आज बड़ी बैठक है, तमाम पदाधिकारी, तमाम वरिष्ठ नेता, आकाश आनंद भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे और कई बड़े फैसलों पर विचार विमर्श होगा। दिल्ली को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के बड़े बदलाव किए जाने हैं। ये भी बताया जा रहा था कि जो फिलहाल मुखर पे हैं जो नेता, उनको भी बैकफुट पे लाना है या उनकी जो फीडबैक मिले हैं वो गलत मिले हैं। इस तरीके की तमाम इंटरनल बातें हैं, तमाम चीजों को लेकर के मायावती चीफ आज बैठक कर रही है। लेकिन गौरव, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यप्रणाली से बसपा सुप्रीमो मायावती खुश नहीं है। इसके लिए उन्होंने आज 11 बजे ये बैठक, अहम बैठक बुलाई है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव, कुछ अहम बदलाव, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, मौजूदा कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो फिलहाल अगर मायावती को आप देखें या बसपा का मूल समर्थन देखें तो दलित वोट बैंक के अलावा फिलहाल मायावती का जनाधार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अधिक नहीं बचा है। अगर आप दिल्ली के चुनाव में देखें तो शून्य रही, यानी बसपा का ना सपोर्ट था ना बसपा खिलाफ में थी। आप कहीं भी राजनीति में फिलहाल अगर इन दिनों देखेंगे तो कहीं भी सपोर्ट के तौर पर या बैकफुट पर खड़ी हुई मायावती हमेशा दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर सक्रिय रही है, हमेशा से सक्रिय रही है और उनका वोट बैंक जो है वो मुख्य जनाधार है जो कहीं भी बढ़ता नहीं है। यानी कि दलित वोट बैंक सिर्फ मायावती को ही जाता है, लेकिन जो कार्यप्रणाली है इस वक्त, जो स्थानीय नेताओं की, बूथ स्तर पर नेताओं की जो रणनीति बनानी है इन तमाम चीजों को लेकर के, और ये भी हो सकता है कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले। तो क्या ये माना जा सकता है अगले चुनाव की तैयारी में अब मायावती जुट रही हैं और उस पॉइंट पर पार्टी है जहां पर पार्टी को इकट्ठा किया जा सकता है और अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारा जा सकता है, ताकि आज से ही जनसंपर्क साधा जाए, लोगों से जुड़ा जाए और आने वाले चुनाव की तैयारी में जुटा जाए? बिल्कुल, देखिए, आने वाले चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए पूर्ण रूप से बैठक में बात की जाएगी। बैठक में कई मुख्य बिंदु रखे जाएंगे, लेकिन पिछले दौरों की अगर बैठकों की बात करें या चुनावी रैलियों की बात करें तो मायावती की बहुत खास रैलियां आपको देखने को नहीं मिली होंगी। खुद मायावती जिनमें मौजूद भी नहीं रही। लेकिन चूंकि
जो स्थानीय नेता हैं वो किस तरीके से रणनीति बनाए, आने वाले चुनाव को लेकर के कार्य करें, आकाश आनंद को लेकर के, उनके ससुर को लेकर के, अशोक सिद्धार्थ को लेकर के, इन तमाम लोगों को लेकर के बैठक में बात हो सकती है। चुनावी रणनीति निकाली जा सकती है। आने वाला चुनाव है 2027 में, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या बिहार के चुनाव में मायावती की दखल अंदाजी रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के आज इस बैठक में फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका गौरव, आपने ये जानकारी दी। मायावती के अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक है, अपनी पार्टी को लेकर कुछ बड़े फैसले भी ले सकती हैं और माना जा सकता है कि चुनाव के लिए भी अब मायावती जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर होली के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट में या सरकार कैबिनेट में जो है वो बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। यूपी कैबिनेट विस्तार में बदलाव संभव नजर आ रहे हैं। मार्च में सरकार और संगठन में बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये बड़ी खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। होली के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। बीजेपी के कई जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिल सकते हैं और इसी बीच में पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बड़े फेरबदल होली के बाद हो सकते हैं, 14 मार्च के बाद हो सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च को होली है। उसके बाद जब त्योहारों का सीजन खत्म होगा, उसके बाद तमाम बड़ी जिम्मेदारियां कोई बड़े चेहरों को मिल सकती हैं। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए इस रणनीति में बदलाव आएगा, क्योंकि शीतल, हम सभी को पता है 2027 में अभी लेकिन 2 साल शेष है, लेकिन पहले से ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि जिलाध्यक्षों को चेंज किया जाएगा, नए जिलाध्यक्ष होंगे और प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मिलेगा। बिल्कुल, और ये बदलाव जब होंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जाति समीकरण पे देखा जाएगा और सबसे बड़ा कारण भी एक सरकार में इन बदलावों के पीछे जाति समीकरण भी होता है। और अखिलेश यादव की मजबूत एमवाई हो या फिर पीडीए हो, जो एक फॉर्मूला अखिलेश यादव की तरफ से लोकसभा से पहले तैयार किया गया था, वो एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने इस वक्त नजर आ सकती है। रजा अब्बास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। रजा, होली के बाद ये संभव माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है, मंत्रियों को बदला जा सकता है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है और साथ साथ संगठन में भी बड़े बदलाव होने की आशंका नजर आ रही है। मैं आपको ये बताऊं तो इसी मार्च महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। जिला अध्यक्ष की सूची आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। होली के बाद जो है विस्तार होना तय है, क्योंकि दलित समीकरण, ओबीसी समीकरण, स्वर्ण समीकरण पे ही मंत्रिमंडल में नए चेहरे आने वाले हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको संगठन में वापस भेजा जाएगा और कुछ चेहरों के जो है वो विभाग बदले जाएंगे। तो बहुत बड़ा फेरबदल योगी मंत्रिमंडल में होने वाला है, क्योंकि 2027 का चुनाव है और जाति समीकरण के एतबार से मंत्री पद को सम्मिलित किया जाएगा सरकार में। रजा, देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले जातियों को, जातीय समीकरण को अपने लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ फॉर्मूले तैयार किए गए थे। एक एमवाई, मुस्लिम और यादव, पीडीए एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, उसको उन्हें लाभ भी मिला था और लोकसभा में 37 सीटें भी सपा की सरकार ने जीती हैं। वहां से क्या अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है और उसी को साधने के लिए ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और समाजवादी पार्टी 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है पूरे देश में, सीटों को लेकर 37 सीटें ले आई, जिसका ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो होमवर्क करती है। उसी के बाद से होमवर्क निरंतर संगठन और सरकार कर रही, जिसकी वजह से ये निकाला गया है फार्मूला कि जाति समीकरण के हिसाब से, जाति भागीदारी के हिसाब से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। संगठन में भी ऐसे ही पद दिए जाएंगे। जिला अध्यक्ष की सूची बन रही है, जिस जिले में जिस जाति की सबसे ज्यादा अत्यधिक आबादी होगी वही जिला अध्यक्ष होगा। तो कहीं से भी कोई फार्मूला भारतीय जनता पार्टी चूकना नहीं चाहती है और कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है, विपक्ष को मौका देना नहीं चाहती है और पब्लिक में एक संदेश देना चाहती है आम जनता में कि देखिए आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जैसी जिसकी आबादी उतना उसका हिस्सा। बिल्कुल रजा, देखिए बहुत बड़ी बात है जब उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है, कोई भी हवा चलती है, तो इसकी खनक, इसकी गूंज पूरे देश की राजनीति में देखने को मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि पूरे देश में इसका असर पड़ता है। किन किन चेहरों पर बदलाव हो सकता है, कौन कौन चेहरे बिठाए जा सकते हैं या कौन नए ऐड किए जा सकते हैं, कोई इस तरह की संभावनाएं, कौन बड़े चेहरे होंगे?
देखिए, महेंद्र सिंह जो इसमें पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे, जो पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल था 2017 का, उनकी वापसी हो सकती है, वो एमएलसी हैं। और बहुत से जैसे रामचंद्र प्रधान का भी नाम चल रहा है, जो एमएलसी हैं, उनकी कमबैक। वो पहले बसपा में बड़े पद में रहे हैं, अब इस वक्त बीजेपी में है और एमएलसी बने हैं, वो मंत्री बनने की उनकी संभावना जो है नजर आ रही है। फिर बहुत से और नए चेहरे हैं, जाति समीकरण के हिसाब से उनको सम्मिलित किया जा रहा है पार्टी में। अब देखने वाली बात यह है कि जिन चेहरों की चर्चाएं हैं, क्या वो सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है और योगी की सरकार ऐसी है कि जिनकी चर्चाएं होती हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता, उनका नाम नहीं होता, और अचानक कुछ अजीब और गरीब कहीं नाम होता है जिनकी कोई चर्चाएं भी नहीं होती, उनको समन्वय मिलाप कर लिया गया और कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। ओके, ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े फेरबदल 2027 के एक मिशन को लेकर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में। नए जिलाध्यक्ष और साथ ही साथ नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, मौसम के हवाले से बात की जाएगी, जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और ओलावृष्टि की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई और लगातार वहां पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें कि तमाम वो पॉइंट साझा किए जाए कि किस किसान को कितना नुकसान, किस एरिया में कितना नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ चुनाव के करीब बल्कि जब भी वो सरकार में होते हैं तो एक्शन मोड में नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हर चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कदम उठाते हैं और कड़ा एक्शन भी लेते हैं। इसी को चलते एक और बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, किसानों की जो फसलें तबाह हुई हैं, उस तबाही को आकलन करके अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है कि भाई जितना भी नुकसान है, किसानों का जो भी इसमें नुकसान हुआ है, आप जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, आप सर्वे कीजिए, आप आकलन कीजिए कितना नुकसान हो सकता है, किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, विशेषकर वो भी बताइए और उसके बाद हम उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तैयार रहते हैं, चाहे वो तबादले हों, चाहे वो अधिकारियों को बदलना हो या कहीं भी किसी की कार्यप्रणाली में कोई सवाल उठते हैं, कार्यशैली में सवाल उठते हैं, तो वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत हो तो एकदम से बदलाव करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति को नियंत्रण करना हो या क्राइम जैसे जो हालात उत्तर प्रदेश में बनते हैं उनको सामान्य करना हो, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम लगातार कहर ढाता नजर आ रहा है और पिछले 2 से 3 दिन हमने देखा पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बारिशों का कहर देखने को मिला और कुछ पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर के बर्फबारी भी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस मौसम का सीधा असर देखने को मिला और कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले गिरे और ओले गिरने के बाद फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों में कहीं ना कहीं ये जो मौसम का कहर है, कुदरत का कहर जो है वो गिरता हुआ नजर आ। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्लान बना लिया है और अब रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार किस तरीके से किसानों की मदद सरकार करेगी। बिल्कुल, अब आपको होशियारपुर लिए चलते हैं जहां पर पंजाब की पुलिस इस वक्त पासिंग परेड कर रही है। आइए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। सरदार भगवंत सिंह मान उन्होंने नाल काबिल एहतराम पुलिस दी शान गौरव यादव IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, उन्होंने नाल ईश्वर सिंह IPS स्पैशल DGP HRD। ते इस कारवां नूं कमांड का फखर हासिल है परेड कमांडर ममता। पहली बार वेखण विच आया कि विमेन एम्पावरमेंट की एक जिंदा मिसाल। ये समा, ये रुत सुहानी, ये हंसी रूहे बहार, मुस्कुराते फूल कलियों की झपकती चश्मे शौक, सर सराती ठंडी ठंडी ये हवा, सब के सब हैं खूबसूरत इस हंसी मंजर में कैद। राह तकते मुस्कुराते रास्ते, नर्म सब्जा बिछ गया है इनके कदमों के लिए। मेरे गीतों से बने हैं बामोदर, मेरे नगमों से सजा है रास्ता, कहकशां सा जगमगाता रास्ता, फूल कलियां मुंतशर रानाइयां, खो ना जाए मेरी नजर। सर, कुल मिला के आज दे इस पासिंग आउट परेड विच 2490 जवान हिस्सा ले रहे हैं। परेड विच 602 ਅਤੇ 100 ਖਾਨ वाले जवान 1888। जनाब
ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਊਟਡੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੀਲਡ ਕਰਾਫਟ, ਫੀਲਡ ਟੈਕਟਿਕਸ, VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, USC, ਐਂਬੂਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਬਸਟੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ए मायनाज काफिला जिस विच शामिल सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख मंत्री पंजाब ते इस मायनाज काफिले विच गौरव यादव IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ IPS ਸਪੈਸ਼ਲ DGP HRD ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ परेड कमांडर ममता। धीरे धीरे चल रहा है कारवां शान से मंजिल की ओर, धीरे धीरे बज रही है मीठी धुन, सजल गुफ्ता बहार सामा, इधर से गुजरा है एक ज़माना, लबों पे सुबहों की मुस्कुराहट, जबीं पे तशदी के फ़न का कशका, ठहर ठहर के बजे है घुंघरू। ये शाहरा एक शाहरा है, ये शाहरा एक नई टगर है। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल सद एहतराम मेहमान ख़ास सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम गौरव यादव IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब। परेड कमांडर लेडी रिक्रूट कांस्टेबल ममता ने मानयोग मुख्यमान जी तो परेड ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਮਮਤਾ। निशान डाले, परेड पर। निशान टोली परेड के सामने पहुंचती हुई मैं बेनती करांगा स्टैंड अप प्लीज। बावर्दी अफसरान सैल्यूट करनगे। राष्ट्रीय धुन PRTC जहान किला के परिसर में गूंजती हुई नेशनल फ्लैग लेके चलते हुए हैड कांस्टेबल भूपिंदर सिंह, पंजाब पुलिस का फ्लैग लेके चलते हुए हैड कांस्टेबल मनिंदर सिंह, आर्म पुलिस का फ्लैग लेके चलते हुए हैड कांस्टेबल खुशप्रीत सिंह। ईश्वर सिंह। तो आप होशियारपुर से ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर परेड चल रही थी, खुद मुख्यमंत्री इसमें पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कल से बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। आधिकारिक तौर पर ये तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जो खुद विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक में सभी जो दल हैं उन आह्वान किया गया था कि आने वाला जो बजट सत्र चलेगा उसमें आप किसी प्रकार का हंगामा न करें, ताकि ये पूरा सत्र सुचारू रूप से चले, क्योंकि पिछला जो सत्र था वो पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया था। उसमें कोई भी आउटकम उस सत्र से निकलकर नहीं आया था। इसी को लेकर ये सर्वदलीय बैठक भी की गई थी। बिल्कुल, और इस बजट सत्र को लेकर CM उमर अब्दुल्ला ने LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात भी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र सोमवार को शुरू होगा और ये यूनियन टेरिटरी का पहला बजट रहने वाला है। काफ़ी अहम शीतल ये रहेगा क्योंकि पहला ये बजट होगा। CM उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को ये बजट पेश करेंगे। बजट पेश किया जाएगा, लोगों तक तमाम वो बातें पहुंचाई जाएंगी। लोगों को बेसब्री से इंतजार है 2025-26 के इस बजट को लेकर, और इसके साथ ही 2024-25 का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है, शिफ्टन के बजट सत्र जब शुरू होगा, बजट तो 7 मार्च को आएगा, लेकिन पहले जो 4 दिन रहने वाले हैं
वो किस तरह से रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति, जो हालात, जो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जो बने हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। एक मिक्सचर नजर आ रहा है और यही देखा जाएगा कि जिसके सबसे ज़्यादा विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, लेकिन बाकी जिनके कम हैं वो यहाँ पर शोर मचा सकते हैं। इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौहर साहब, क्या लगता है किस तरह का ये बजट सत्र पूरा रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरीके का बजट सत्र रहेगा। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना रोल है, कांग्रेस का अपना रोल है, पीडीपी का अपना रोल है, बीजेपी का कुछ अलग ही रोल नजर आएगा। जो मर्जी होगा। चलिए, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 7 मार्च को ये बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले के 4 दिन किस तरीके से रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर सर, ये बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट बजट सेशन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन पहले की तस्वीरें अभी फिलहाल हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं। जो पहले का सेशन हुआ था काफी हंगामेदार रहा था, मार्शल्स को, विधायकों को बाहर फेंकना पड़ा था। तो क्या लगता है इसी तरीके की तस्वीरें या फिर जैसे कुछ नई तस्वीरें भी इस बार सामने देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक बजट सेशन की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी का पहला बजट सेशन होगा। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पहली बार बजट पेश कर रहे हैं और ये बजट जो है ये इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां जो है, रणनीति जो है वो बना ली है। आज कांग्रेस अलग से मीटिंग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अभी थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक करेंगे। तो तैयारियां बहुत ज्यादा हो रही है और इन तैयारियों के बीच बात सीधी सी है कि सबने उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया है, सबने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे और उस प्लानिंग को निशाना बनाया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब ये सेशन शुरू होगा तो शोर शराबा भी होगा, हंगामा भी होगा और हंगामे के बीच कुछ अच्छी चीजें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगी इस बजट सेशन के दौरान। गौहर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी? एक तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बनाना है, वो भी बना के रखना है, जिसका खुद उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिए हैं। विपक्ष के सामने कैसे उनके जो मुद्दे होंगे उन पर भी खरा उतरना है, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ बड़े वादे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किए गए थे। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा इस बजट सत्र के दौरान भी? देखिए, मैंने पहले कहा कि उमर के लिए ये बजट जो है इतना आसान नहीं है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज में आधे से ज्यादा बजट आपको एक्सपेंसेस पर खर्चा करना है, तनख्वाहें देनी है और उस तरीके की चीजें करनी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने जो अवाम से वादा किया था, सबसे बड़ा मामला था कि बेरोजगारी का मामला, जिसमें कहा गया था कि कम्प्रहेंसिव प्लान पहले ही 3 महीनों के अंदर लाया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि चौथा महीना सरकार का चल रहा है, इसलिए बजट है। और अगर बजट के अंदर बेरोजगारी पर काबू कैसे पाया जाएगा और जो बेरोजगार नौजवान है उन्हें किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा, उस पर बात नहीं होगी तो विपक्ष आड़े हाथों बहुत ज्यादा लेगी। उसके बाद और भी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज है जिनको लेकर उमर अब्दुल्ला जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन विपक्ष जो मजबूत विपक्ष है शायद वो उस तरीके से आसानी के साथ हर एक चीज को गो थ्रू करने नहीं देंगे, जिसके लिए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सिचुएशन ज्यादा फिजिबल उमर अब्दुल्ला के लिए नजर नहीं आ रही है। लेकिन इशफाक, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इस बार काफी सारे नए विधेयक, नए बिल्स पेश होने की बात की जा रही है। अल्कोहल बैन को लेकर इंपॉर्टेंट बिल और भी काफी सारे ऐसे बिल्स हैं जिन पर सभी लोगों की निगाहें टिकी है। और महबूबा मुफ्ती, जिनका कि एक अपना रोल है इस बार, वो बाहर से ही रोल निभाते नजर आएंगे। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे वो तारिगामी हो, चाहे वो सीएम उमर अब्दुल्ला हो, एलजी मनोज सिन्हा हो, उनसे रिक्वेस्ट कर दी है कि जो पीडीपी ये नए बिल्स पेश करने जा रही है इनको सपोर्ट करे। इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पीडीपी अगरचे उतनी ज्यादा वाइब्रेंट अपोजिशन नहीं है जितनी बीजेपी है। बीजेपी के पास विधायकों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन पीडीपी जरूर, अगर आप कश्मीर सेंट्रिक से देखेंगे तो आपको 2 ही वॉइसें बड़ी नजर आएंगी। एक सजाद गलीलोन एक आदमी है लेकिन फिर भी पूर्व मंत्री है। फिर उसके बाद बड़ी अपोजिशन में आपको दिखेगी या तो कांग्रेस है या फिर पीडीपी है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लाइन टो कर रही है, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार के साथ कहीं खड़ी है। तो पीडीपी अगर जरूर सरकार के साथ है, लेकिन
जिस तरीके की विधायक उन्होंने लाए हैं, जिस तरीके का उन्होंने कानून बनाने की बातें की है, 3-4 जो प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की है, उस पर कितना हंगामा होगा वो उसी दिन पता लगेगा। लेकिन जरूर बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि धारा 370 वाले मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी जी। लेकिन जब लैंड रिफॉर्म्स की बात आएगी तो उसमें जरूर एक बीच का रास्ता शायद सारी पार्टियां ले। लेकिन जहां तक शराब वाला मामला, हमने देखा कि बीजेपी के कई नेता इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हो रही है और हमने बीच का लाइन लेके आगे बढ़ना होगा। तो लेट अस सी कि हंगामे के बीच जब दूसरे पड़ाव पर ये बजट सेशन आएगा, तब 3 दिन रखे हैं इन तमाम बिल्स को लेकर, 150 से ज्यादा बिल्स हैं, तो टेबल कितनी होंगी, उठेंगी कितनी, चर्चा कितनों पर होगी, वो भी एक बड़ा सवाल पैदा होगा। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, इस बजट का आकार क्या होगा, इस बजट का विजन क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के पास अपना फंड तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी इस बजट को तैयार करना है। देखिए, ये जवाब तो उमर अब्दुल्ला दे सकते थे, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उनका मानना है कि लास्ट 2 बजट जिस तरीके से कंपाइल किए गए थे यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से, ऑलमोस्ट उसी टर्न पर होगा। क्योंकि एक छोटी सी राहत अब की बार उमर अब्दुल्ला को ये है कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने पुलिस का सारा बजट, होम का सारा बजट अपने खाते में डाल दिया है, और वो छोटा सा पैसा जो बचेगा हो सकता है वो कहीं रिफॉर्म्स पर लग जाए। लेकिन जो जैसा आपने खुद कहा कि हमारे पास अपने रिसोर्सेज उतने नहीं है, और जब वो रिसोर्सेज ना हो उस बीच आपने अपना सारा सिस्टम चलाना, तो केंद्र पर ही सारा निर्भर है। केंद्र ने जो आउटलाइन खींची है उसमें वो कितना काम हो पाएगा, एक बड़ा सवाल होगा। इसलिए मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के लिए ये वाला बजट जो है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक गौहर साहब हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बने हुए थे। कल से बजट सत्र शुरू होना है, उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाना है, बजट को आकार देना है, उसके लिए फंड की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को बैलेंस कैसे रखा जाए, ये भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे, अब सीधे इस वक्त पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर भगवंत मान अपना संबोधन कर रहे हैं। टांडे तो MLA राजा गिल जी साडे पार्टी दे दर्जा बदर्जा चेयरमैन साहबान, अहुदेदार साहबान, पंजाब पुलिस दे DGP साहब श्री गौरव यादव जी, स्पेशल DGP HRD श्री ईश्वर जी, फारूकी साहब, वख-वख ट्रेनिंग सेंटरां तो आए ऑफिसर साहबान, मैं सारा का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इत्थे बुला के मैनू मान भी दिता ते इन्ना शानदार पासिंग आउट परेड जिहड़ी है वो आयोजित की। तुहाडी मेहनत है, सारी टीम नू, तुहाडी नू जिन्होंने मैं नाम भी नहीं लै सकिया, मैं सारिਆਂ नू बहुत बहुत बधाइयां देना। जहान खेला कैंपस जिहड़ा, जिस तरह DGP साहब ने, ईश्वर जी ने दस्या कि गोबिंदगढ़ फोर्ट चों, अमृतसर साहब चों बदल के फिर इत्थे जहान खेला आए सी। लगभग 155 एकड़ दे विच ये फैलिया होया। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी फैसिलिटियां ने, रिहायश दियां, कैंपस बहुत कमाल दा है। बाहरले सूबे तो भी लोग इत्थे अपनी जिहड़ी दूजियां सरकारां ने वो अपनी फोर्सां नूं ट्रेनिंग करवाउण वास्ते इत्थे आउंदे ने। साडे कोले फिलौर है, साडे कोले लड्डा कोठी है, साडे कोले बहादरगढ़ है, PAP का ग्राउंड है, साडे कोले कपूरथले दी भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। सो साडे कोले काफ़ी ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के ट्रेनिंग, क्योंकि पहला कल्ली पुलिस की फिजिकल ट्रेनिंग होंदी सी, हुण नाल कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, हुण इंजीनियर भी अज कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम के मोड जिहड़े ने वो बदल गए, तरीके क्राइम दे जो शातर होई जाते हैं, जो अपडेट होई जाते हैं, तो पंजाब पुलिस नूं उहदे अगे ही रखांगे। असी कोई इस तरह की कोई कंजूसी। आपको होशियारपुर से दिखा रहे थे, जहां पर पासिंग आउट परेड में
सीएम भगवंत सिंह मान पहुंचे। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिपन शर्मा और मेरे सहयोगी शीतल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।